दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि तारानगर का पुराना नाम रेणी था, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि तारानगर का नाम रेणी आखिर रखा क्यों गया? क्या आपको तारानगर के असल इतिहास के बारे में पता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। तारानगर की आबादी पूरे 50,000 की भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह पूरे राजस्थान में तेजी से मशहूर होती जा रही है। शिक्षा नगरी तो ये पहले से ही थी, दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब लोग व्यापार के लिए भी यहाँ आने लगे हैं। ऐसे में आपको अपने शहर के दिलचस्प इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इतिहास वो नहीं जो इंटरनेट पर कहीं से भी उठाकर डाल दिया गया है। इतिहास वो जो तारानगर के अपने लोगों ने लिखा है। तारानगर के इतिहास के बारे में अभी तक जो इंटरनेट पर नहीं बताया गया, आज वो मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। लेकिन इसे पूरा देखने से पहले आप मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बात करें हजारों साल पहले की, तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी के बड़े बड़े धोरे हुआ करते थे। दूर दूर तक थार का मरुस्थल पसरा था। न पानी था, न रास्ते थे, और इक्का दुक्का लोग इधर उधर रहा करते थे। फिर 10वीं और 11वीं सदी में यहाँ पर डहालिया पंवारों का शासन हुआ, जिसके शक्तिशाली राजा का नाम था रेणीपाल। उन्हीं के नाम पर तारानगर का नाम रेणी पड़ा। कई जगह पर उनका नाम रणकपाल सिंह भी बताया जाता है, लेकिन उन्हीं के नाम पर इस इलाके को रेणी कहा जाने लगा और काफी लंबे समय तक लोग तारानगर को रेणी नाम से ही जानते थे। अब हो सकता है कि ये बात आपने भी सुनी हो, लेकिन अब आपको वो बताते हैं जो आपने नहीं सुना। दोस्तों, राजा रणकपाल सिंह के बाद धीरे धीरे समय बीता और पंवारों का शासन कमजोर होता चला गया। जब पंवार राजा जसवंत डाहलिया का यहाँ पर शासन था, तो उनके समय पर चौहानों की एक शाखा चाहिलों ने पंवारों को हरा दिया और इस इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी अब यहाँ पर चौहानों का शासन हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या मैडम, तारानगर तो जाट लैंड था, यहाँ पर जाटों का शासन था और आप वो बता नहीं रही हैं। दोस्तों, ये विकिपीडिया का ज्ञान ना काफ़ी शॉर्ट है। हकीकत तो ये है कि तारानगर जाट लैंड बहुत बाद में बना। पहले तो यहाँ पर चौहान आए थे। उस वक्त सिर्फ रेणी पर ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक पूरे राजस्थान में साम्राज्य था बहुत ही शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो पूरे राजस्थान के साथ रेणी पर भी चौहान राजपूतों की पकड़ कमजोर हो गई और 13वीं सदी आते आते यहाँ पर जाटों का शासन हो गया, जो कि 16वीं सदी तक बना रहा। इसके बाद आए थे कांधाल और फिर रेणी बीकानेर राज्य का अंग बन गया। दोस्तों, सिर्फ तारानगर का ही नाम रेणी नहीं था, बल्कि रेणी एक परगना था जिसमें आसपास के 100 से भी अधिक गांव शामिल थे। 16 मार्च 1941 का ही वो दिन था जब राजा तारा सिंह के नाम पर रेणी का नाम बदलकर तारानगर रखा गया। अब चूरू बन गया था मंडल और तारानगर बन गया था तहसील। और जब राजस्थान राज्य बना तो बीकानेर राज्य भी इसका अंग बन गया और फिर बना जिला चूरू और तारानगर तहसील। और आज वो ही तारानगर शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है। अब आते हैं वर्तमान पर। तो वर्तमान में ये एक ऐसा शहर है जो अपने पुराने मंदिरों, खूबसूरत हवेलियों और जीवंत भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तारानगर के चारों तरफ छोटे छोटे कई गांव हैं, जैसे कि सावास, सात्यों, गाजूवास, चलकोई, राजपुरा, तोगावास, बूचावास और भी कई सारे। दोस्तों, पुराने जमाने में राजस्थान की हर एक रियासत में राजपूती शासकों के ठिकाने हुआ करते थे, जो कि बड़े बड़े किलों के रूप में होते थे। तारानगर में भी एक किला है जिसे गढ़ कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पर तो गढ़ों को म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन तारानगर के किले को तहसील के मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके चारों तरफ बाजार है। थोड़ी ही दूर पर बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां रुणीचा धाम के बाद सबसे बड़ा मेला लगता है। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला वहीं लगता है, रुणीचा धाम के बाद। यहाँ का गणेश मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर हर साल 100 किलो से भी ज्यादा के लड्डू का भोग लगता है। करीब 1000 साल पुराना जैन मंदिर भी यहाँ है, जो कि बीकानेर रियासत का पहला मंदिर माना जाता है। इसके बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि यहाँ की मूर्तियां काफी चमत्कारी है। और यहाँ का सबसे ज्यादा चर्चित मंदिर है श्याम पांड्या जी का मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत काल के प्रसिद्ध संत श्याम पांड्या जी का है, जो कि बहुत ही चमत्कारी थे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राज तिलक में शामिल होने के लिए खुद भीम श्याम पांड्या जी को न्योता देने आए थे। जोहड़ के बालाजी का मंदिर भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई तारानगर के मंदिरों की। अब बात करते हैं यहाँ के डेवलपमेंट की।
बीते वक्त के साथ तारानगर व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए भी तेजी से डेवलप हुआ है। कई सारी नई दुकानें, सुपरमार्केट्स, बेकरी और रेस्टोरेंट्स यहाँ खुले हैं। आसपास के गांव के लोग अब बिजनेस सिलसिले में तारानगर आने लगे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों वाली स्कूलें यहाँ पर हैं। कोई ना कोई बच्चा हर साल मेरिट लिस्ट में अपना नाम यहाँ पर बनाता ही बनाता है। कई सारी कोचिंग्स यहाँ पर है जिनमें सरकारी नौकरी पाने के लिए हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कई सारी कॉलेज भी हैं। ज्वेलरी से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े के साथ ही होलसेल के मार्केट्स भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कुछ खास नहीं है। अभी तक यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए सड़कें ही यातायात का एक साधन है। लेकिन हर राज्य के लिए यहाँ के बस स्टैंड से बसें चलती है। साथ ही गाँव को तारानगर से जोड़ने के लिए भी बसें ही एक जरिया है। आसपास रेलवे स्टेशन की बात करें तो सादुलपुर का रेलवे स्टेशन है जो कि 36 किलोमीटर दूर है और दूसरा है चूरू का रेलवे स्टेशन। दोस्तों, व्यापार और शिक्षा के मामले में तेजी से विकसित होता हुआ तारानगर पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ पर काफी कुछ बदला। जैसे कि यहाँ पर पहला पब्लिक पार्क बना, यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनी है जिसे अब रिनोवेट करके खूबसूरत बना दिया गया है। डेवलप होते हुए तारानगर को देखकर यहाँ पर कई सारे बैंक भी खुल गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और बड़ौदा बैंक और HDFC जैसे कई प्राइवेट बैंक भी यहाँ पर अब खुल रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिका भवन भी नया बन गया। दोस्तों, राजनीति की बात करें तो यहाँ के नेताओं ने राज्य की राजनीति में हमेशा अपनी जबरदस्त पकड़ बनाकर रखी है। चंदनमल बैद, चंद्रशेखर बैद, नरेंद्र बुडानिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे कई कद्दावर नेता इस सीट से कई बार विधायक चुने गए हैं। फिलहाल यहाँ पर विधायक नरेंद्र बुडानिया हैं और चेयरमैन हैं प्रियंका बानो। तारानगर के लोग तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रेलवे कनेक्टिविटी हो जाती और साथ में ही पर्यटन पर भी सरकार थोड़ा ध्यान देती तो ये इलाका और भी तेजी से विकसित हो पाता, क्योंकि तारानगर का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तो दोस्तों, ये थी तारानगर के इतिहास, वर्तमान और उज्जवल भविष्य की एक झलक। वैसे तो इंटरनेट पर तारानगर के इतिहास के बारे में कई अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीजें और ये सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं इस किताब से पढ़कर। दोस्तों, ये जो किताब है ना, तारानगर के अपने निवासियों ने लिखी है और ये किताब आपको पब्लिक लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आजकल लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। हर रिपोर्ट पर वो खुद रिसर्च करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप हर फैक्ट को क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन विकिपीडिया और कोरा पर से रिसर्च करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है और लिखे हुए को बदल भी सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपको कोई चीज़ खटक रही है या फिर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाएं या फिर किसी अच्छी किताब का सहारा लें। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अपने शहर तारानगर के इतिहास पर बने इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग तारानगर के दिलचस्प इतिहास के बारे में जान सकें। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी अन्य जगह का भी इतिहास जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और इस रिपोर्ट को याद से शेयर करें। धन्यवाद।